वेलकम बैक स्टूडेंट्स। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं आपका एक बुक एग्रीकल्चर बायोलॉजी। पिछली क्लास में हमने देखा था कि आपकी एग्रीकल्चर बायोलॉजी में जो सिलेबस है, सिलेबस की चर्चा हमने की थी। तो विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th एग्रीकल्चर की। बुक आपकी कौन सी है? ये एग्री बायोलॉजी। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है विभिन्न कृषि महत्व के विभिन्न प्रकार के जंतु, यानी कि कृषि में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का क्या योगदान है। इन जंतुओं में सबसे पहले मैं चर्चा जो करूँगा, उसकी चर्चा करूँगा वो है आपका केंचुआ। क्या है? केंचुआ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिए केंचुआ है क्या। केंचुए को हम क्या बोलते हैं? केंचुए को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे अर्थवर्म भी कहा जाता है। अर्थवर्म भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थवर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिट्टी में रहता है और मिट्टी को ही भोजन के रूप में उपभोग करता है, इसीलिए इसे अर्थवर्म कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपने 11वीं क्लास के अंदर विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया होगा, उनके क्लासिफिकेशंस का अध्ययन किया होगा। और जो क्लासिफिकेशंस जो दिया जाता है वो प्राणियों की संरचना, सममिति, आकार, जनन सभी को देख के दिया जाता है। यदि अब हम इस केंचुए की बात करते हैं, केंचुए का यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि वर्गीकरण अगर हम केंचुए का करते हैं, क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं, तो इसका वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखिएगा। जो प्राणियों को सबसे पहले किस में बांटा जाता है? सबसे पहले बांटा जाता है किंगडम। ठीक है, किंगडम का अर्थ होता है जगत। दो प्रकार के होते हैं किंगडम, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जंतु जगत और एक क्या होता है? वनस्पति जगत। तो केंचुआ एक जंतु है, एनिमल है, तो इसको हम किस में रखेंगे? जंतु जगत के अंदर रखेंगे। अब दूसरी बात है वो देखिए। दूसरी बात क्या है? दूसरा आता है इसका फाइलम। क्या आता है? फाइलम आता है। फाइलम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संघ कहा जाता है। संघ जो इसका है केंचुए का, वो होता है एनेलिडा। लीडा का अर्थ होता है खंड, यानी कि इसके शरीर पर क्या होते हैं? अनेक खंड पाए जाते हैं। इसके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? अनेक खंड पाए जाते हैं। और ये खंड किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, उनकी चर्चा अब आगे करेंगे। और आगे की क्लास में हम इसका डायग्राम द्वारा भी इसका पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये केंचुए का एनेलिडा वर्ग है। अब हम बात करते हैं केंचुए के फाइलम के बाद क्या आती है? क्लास आती है। क्लास का अर्थ क्या है? क्लास कौन सी है इसकी? ओलिगोकीटा। क्लास कौन सी है? ओलिगोकीटा। और फिर हम बात करते हैं ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर का अर्थ होता है गण, क्लास का अर्थ होता है वर्ग। ठीक है, ऑर्डर इसका है ओपिस्थोफोरा, अर्थात जिसके अंदर क्या नहीं पाए जाते? पार्श्वपादों का अभाव होता है।
पार्श्वपादों का अभाव होता है, ओपिस्थोफोरा के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि केंचुए का जो वंश है, वो जीनस है, वो कौन सा है। वंश की बात करते हैं केंचुए की। अगर हम वंश की बात करते हैं तो इसका वंश जो होगा फेरेटिमा। वंश क्या हो गया? फेरेटिमा। केंचुए का जो वंश होता है वो फेरेटिमा होता है। और इसकी जो जाति या स्पेसिस की बात करते हैं, स्पेसिस पोस्थुमा। स्पेसिस कौन सी है? पोस्थुमा। यानी कि फेरेटिमा इसका वंश है और पोस्थुमा इसकी क्या आ गई? जाति आ गई। अब देखिए दोबारा वर्गीकरण। फाइलम इसका एनिलिडा, वर्ग इसका ओलिगोकिटा, ऑर्डर इसका ओपिस्थोफोरा, इसका वंश जो है वो फेरेटिमा और स्पेसिस है जो पोस्थुमा। तो विद्यार्थियों, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो कैलोरस लीनियस है उसने द्विनाम वर्गीकरण पद्धति दी थी। अर्थात किसी भी जंतु या जीव का जो नाम होता है वो क्या रखा जाता है? 2 शब्दों में लिखा जाता है। कितने शब्दों में लिखा जाता है? 2 शब्दों में। पहला शब्द किसको बताएगा? वंश को बताएगा। दूसरा शब्द किसको बताएगा? उसकी जाति को बताएगा। तो इस आधार पर आप केंचुए का अगर वैज्ञानिक नाम देखते हैं तो इसका वंश क्या है? वंश है इसका फेरेटिमा। ठीक है, और जाति क्या है? पोस्थुमा। जाति क्या है? पोस्थुमा। फेरेटिमा, पोस्थुमा। फेरेटिमा इसका वंश और पोस्थुमा इसकी जाति। जब इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है तो इसे वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। इसलिए केंचुए का जो वैज्ञानिक नाम है वो फेरेटिमा पोस्थुमा होता है। केंचुए का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्थुमा होता है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम था। अब इसको भी ध्यान में रख लेना, क्लास में ही पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्लासिफिकेशंस का सही वर्ग बताइए। तो सबसे पहले संघ लिखना है, फिर आपको वर्ग लिखना है, फिर आपको गण लिखना है, फिर आपको वंश लिखना है और फिर क्या लिखना है आपको? जाति। तो ये क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। जो फेरेटिमा पोस्थुमा होता है इसे भारतीय केंचुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय केंचुआ। भारतीय केंचुआ फेरेटिमा पोस्थुमा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय केंचुआ क्या है? फेरेटिमा पोस्थुमा होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा केंचुआ, क्या पूछे? सबसे बड़ा केंचुआ। सबसे बड़ा जो केंचुआ होता है वो कौन सा होता है? देखो, सबसे बड़ा जो केंचुआ होता है वो होता है मेगास्कोलेक्स। कौन सा होता है? मेगास्कोलेक्स जो केंचुआ होता है वो सबसे बड़ा केंचुआ होता है। और भारतीय जो केंचुआ होता है वो फेरेटिमा पोस्थुमा होता है। ठीक है, तो ये केंचुए के वर्गीकरण से संबंधित कुछ बातें थी। अब हम इस अर्थवर्म या केंचुए का आगे अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये केंचुआ होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है। इन सभी बातों का हमें पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम केंचुए के जो मेन पॉइंट है उनको देखेंगे और फिर उनकी हम क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि केंचुए का हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट का अर्थ होता है स्वभाव एवं उसका आवास। स्वभाव एवं उसका आवास। देखिए, जो केंचुआ जो होता है, केंचुआ आपको सभी को पता है कि केंचुआ जो होता है वो एक स्थलीय प्राणी है। कैसा प्राणी है?
स्थलीय प्राणी है। केंचुआ पाया कहाँ जाता है? केंचुआ है जो गीली मिट्टी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गीली मिट्टी में पाया जाता है। अर्थात केंचुआ गीली मिट्टी के अंदर क्या रहता है? गीली मिट्टी के अंदर क्या रहता है? बिल बनाकर रहता है। गीली मिट्टी के अंदर क्या रहता है? बिल बनाकर रहता है। और इनके बिलों को क्या बोलते हैं? वारेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वारेन कहा जाता है। तो केंचुए के बिलों को क्या बोलते हैं अभी? वारेन कहा जाता है। और ये गीली मिट्टी में बिल जब बनाता है तो उस समय ये क्या करता है? अपने शरीर के अगले वाले हिस्से से, अपने शरीर के अगले वाले हिस्से से मिट्टी की क्या करता है अभी? मिट्टी की खुदाई करता है। और जब यह मिट्टी की खुदाई करता है तो थोड़ी बहुत मिट्टी भी खा लेता है। थोड़ी बहुत मिट्टी भी क्या लेता है? खा लेता है। और उस मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। देखिए, जब ये मिट्टी में बिल बनाता है तो खुदाई करता है तो अपने मुख से क्या करता है? मिट्टी को खोदता है। उस समय मिट्टी भी खा लेता है। और मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं कि मिट्टी के अंदर आपको पता है कि बहुत से सड़े गले पदार्थ होते हैं। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ और मिट्टी दोनों को एक साथ ग्रहण कर लेता है। और क्या करता है? उनको मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ से जो भोजन करता है, ये भोजन इसके शरीर में पूर्ण रूप से नहीं पच पाता है। ये भोजन इसके शरीर में क्या नहीं हो पाता है? पूर्ण रूप से नहीं पच पाता है। इसलिए ये अपने शरीर से बाहर विष्ठा के रूप में क्या निकालता है? अर्धपचित। क्या निकालता है? अर्धपचित भोजन निकालता है। अर्धपचित क्या निकालता है? भोजन निकालता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जो अर्धपचित भोजन होता है वही केंचुए की खाद कहलाती है। और उसी हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। केंचुआ जो है गिल्ली मिट्टी में बिल बना के रहता है। केंचुए के बिलों को वारेन कहा जाता है। फिर दूसरी बात, केंचुआ भोजन में क्या ग्रहण करता है? मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करता है। उसके बाद केंचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है वह क्या होती है? वह केंचुए का अर्धपचित भोजन होता है। और अंतिम बात, जो खाद होती है उसे क्या बोलते हैं? कास्टिंग कहा जाता है। तो ये इस प्रकार के, इसमें 3 प्रकार के आपके 3 या 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तो अब देखिए, जो केंचुआ जो होता है इसके शरीर पर केंचुआ जो होता है इसके शरीर के अग्र भाग में एक तो सिर का, किसका? ऐसे लिखो, स्पष्ट सिर का
नेत्र का आदि का क्या होता है इसमें, और स्पष्ट मुख का अभाव होता है। इसमें स्पष्ट मुख का अभाव होता है और इसका जो मुख होता है वो प्रथम खंड पे होता है। और इस प्रथम खंड पे कैसे होता है, देखो इस प्रकार से। इस प्रकार से प्रथम खंड पे इसका क्या होता है, मुख होता है। और ये जो प्रथम खंड का जो मुख है, जहाँ पर ये खुलता है मुख, उसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोस्टोमियम या प्रोमुख भी कहा जाता है। प्रोस्टोमियम या प्रोमुख के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से केंचुआ क्या होता है, पूरे खंडों में, पूरी लंबाई में बहुत से इसमें क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। कल की क्लास में इसका स्पष्ट डायग्राम भी बनाएंगे। अब देखो इसका जो अंतिम खंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, पाइजीडियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, पाइजीडियम। तो अंतिम खंड को पाइजीडियम कहते हैं, जबकि प्रारंभिक खंड को प्रोस्टोमियम या प्रोमुख के नाम से जाना जाता है। अब केंचुए में नेक संरचना, नेक संरचना क्या है, नेक संरचना आता है इसमें खंडी भवन। खंडी भवन, खंडी भवन, खंडी भवन का अर्थ होता है कि इसका जो शरीर होता है वो छोटे छोटे क्या होता है, खंडों में बंटा होता है। इसका जो शरीर है वो छोटे छोटे क्या होता है, खंडों में बंटा होता है। इसके अगर पूरे शरीर में अगर हम खंड देखते हैं तो इन खंडों की संख्या कितनी होती है, पूछ लिया जाता है। इसके शरीर पर 100 से 120 की संख्या में क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। यानी कि 100 से लेकर 120 की संख्या में क्या होते हैं, इसके पूरे शरीर पर क्या होते हैं, खंड पाए जाते हैं। और इन खंडों को क्या कहते हैं, विखंडन भी कहा जाता है। इनके खंडों को क्या बोलते हैं, विखंडन भी कहा जाता है या मेटामियर भी कहा जाता है। विखंडन या मेटामियर भी कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब देखो केंचुए को अगर बाहर से देखते हैं तो इसका शरीर क्या होता है, पूरे खंडों में बंटा हुआ दिखाई देता है। जबकि इसका विच्छेदन करके, इसका डायसेक्शंस करके अंदर से देखते हैं तो भी अंदर से क्या होता है, इसका पूरा शरीर खंडों में बंटा होता है। तो इसलिए हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बात और आ जाती है। वह इम्पोर्टेंट बात क्या है, ज़रा गौर कीजिए कि जो केंचुआ होता है, केंचुए में आंतरिक यानी कि अंदर की तरफ, आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के क्या पाए जाता है, विखंडन पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि केंचुआ ऐसा प्राणी है जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, विखंडन पाए जाते हैं। इसीलिए केंचुए को नलिका के भीतर नलिका भी कहा जाता है। नलिका के भीतर क्या कहा जाता है, नलिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो केंचुए के अंदर पूरे शरीर पर 100 से 120 खंड पाए जाते हैं और इसका शरीर खंडों में विभाजित होता है, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। इसलिए केंचुए को क्या कहते हैं, नलिका के भीतर नलिका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि केंचुए का जो पूरा शरीर है वो क्या होता है, छोटे छोटे खंडों में बंटा रहता है। अब देखो केंचुआ जो प्राणी है, यदि हम इसको जनन की दृष्टि से देखते हैं तो जनन की दृष्टि से ऐसा कैसा प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है। कैसा है, उभयलिंगी प्राणी है। क्योंकि
एक केंचुए में नर वाला भाग भी पाया जाता है, नर जनन भाग भी पाया जाता है, और क्या होता है, मादा जनन भाग, यानी कि दोनों भाग एक ही प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए ये उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी होता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी होता है। अब देखिए स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट बात और निकल के आती है यहाँ से। क्या निकल के आती है, देखिए, केंचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है, केंचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है, फिर भी इसमें क्या पाया जाता है, परनिषेचन पाया जाता है। अर्थात निषेचन क्रिया के लिए दो केंचुओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें क्या पाया जाता है, परनिषेचन पाया जाता है। अब देखो, परनिषेचन जब इसमें पाया जाता है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसका जो मादा जनन तंत्र वाला भाग और जो नर जनन तंत्र वाला भाग, दोनों भाग क्या होते हैं, अलग अलग खंडों में क्या पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। मादा जनन तंत्र वाला भाग और नर जनन तंत्र वाला भाग, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग खंडों में पाए जाते हैं। यानी कि इसका मादा जनन तंत्र वाला जो भाग होता है वो, ये मादा जनन तंत्र छिद्र भी बोलते हैं, मादा जनन छिद्र भी इसे कहते हैं। मादा जनन छिद्र जो होता है वो 14वें खंड में होता है। कौन से खंड में होता है, 14वें खंड में। जबकि नर जनन छिद्र क्या होता है, नर जनन छिद्र, इसका नर जनन जो छिद्र होता है वो होता है 18वें खंड में होता है। मादा जनन छिद्र, नर जनन छिद्र, दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होने के कारण इसमें स्वनिषेचन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, स्वनिषेचन नहीं हो पाता है। इसलिए निषेचन क्रिया में क्या होता है, निषेचन क्रिया में क्या होता है, निषेचन क्रिया में दो केंचुए की आवश्यकता होती है। एक केंचुआ तो इस प्रकार से, जबकि दूसरा केंचुआ इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसके दूसरे का क्या हो गया, इस दूसरे का 14वां खंड यहाँ पर, इसका 14वां खंड है यहाँ पर, इसका 14वां यहाँ पर, इसका 18वां खंड यहाँ पर, इसका 18वां खंड क्या है यहाँ पर, इसका 18वां खंड क्या है, इसको नीचे बढ़ा लो यहाँ पर। अब देखो, इसके 18वां खंड, ये 18वां खंड और इसका ये 14वां खंड। 18वें खंड में क्या है, नर जनन छिद्र, नर जनन छिद्र। 14वें खंड में क्या है, मादा जनन छिद्र। तो देखो, ये मादा जनन छिद्र और नर जनन छिद्र क्या आ जाते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे के सीध में आ जाते हैं। इस कारण से ये रिस्पोर्कल टाइप से, विपरीत टाइप से जुड़ जाते हैं और क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं। तो आपसे कोई पूछ लिया जाता है कि केंचुए उभयलिंगी प्राणी हैं, तो इसमें पाए जाने वाला निषेचन किस प्रकार का होता है, तो आप क्या बताओगे कि केंचुए के अंदर जो निषेचन होता है वो परनिषेचन होता है। इसका कारण आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे, क्योंकि इसका जो मादा जनन छिद्र और नर जनन छिद्र के बीच में गैप ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि मादा जनन छिद्र 14वें खंड में पाया जाता है, जबकि नर जनन छिद्र जो होता है वो 18वें खंड में पाया जाता है। इस कारण से केंचुआ उभयलिंगी होते हुए भी उसमें स्वनिषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। अर्थात निषेचन हेतु उसे दूसरे केंचुए पर निर्भर रहना पड़ता है। जब दो केंचुए आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को परनिषेचन कहा जाता है। अतः केंचुए में परनिषेचन पाया जाता है। तो ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप बता सकते हो। अब देखो, जैसे ही केंचुआ में निषेचन की क्रिया होती है तो इसका जो 14वां खंड है, 14वां, 15वां और 16वां,
यहाँ पर क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसमें बहुत से क्या पाए जाते हैं, अंडे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को एक नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं?